आज बात करेंगे। ये पहला भाग है जो वीडियो श्रृंखला बनाने की बात मैं सोच रहा हूँ, उसका ये पहला भाग है। आशा है कि आप लोग पसंद करेंगे। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिनको जानकारियां प्राप्त होंगी, अभी तक नहीं रही होंगी। वीडियो में बातचीत थोड़ी सी हार्श है, वो इसलिए कि दुनिया को युद्ध के मुहाने में धकेल दिया गया है। तो थोड़ा सा आक्रोश होना, थोड़ा सा गुस्सा होना जायज है। तो उस हार्शनेस को आशा है कि आप अन्यथा नहीं लेंगे। उसके लिए अग्रिम माफी चाहता हूं। धन्यवाद। रूस की यूक्रेन पर जो युद्धक कार्रवाई हो रही है, उसका ईमानदारी से, सूक्ष्मता से विश्लेषण करने के लिए हमें कुछ बेसिक मुद्दों को जानना समझना पड़ेगा। हम अपनी अधकचरी जानकारी, पूर्वाग्रह व साम्यवाद के प्रति रोमांस इत्यादि कारकों के कारण दावे चाहे जो ठोकें, जानकारी व ज्ञान का अहंकार चाहे जितना भी दिखाएं, लेकिन स्टालिन, अक्टूबर क्रांति इत्यादि की तारीखों को भले ही हमने खूब रट लिया हो, लेकिन हम में से अपवाद प्रतिशत को यह तक नहीं मालूम कि लेनिन से शुरू होकर कई दशकों तक आम रूसियों के ऊपर कितने बर्बर अत्याचार किए गए, असहमति रखने वालों का कितना क्रूरता से दमन किया गया। यह सब करने के लिए किस तरह के कैंपों की स्थापना की गई थी, सैकड़ों कैंप। हमने रूस का ऊपरी आवरण देखा है, उसी को पूरा मानकर खूबसूरती की कल्पना करके मंत्रमुग्ध होते आए हैं। हमने आवरण के नीचे दबी भयंकर बदबू को जानने समझने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि इससे हमारे साम्यवाद के प्रति रोमांस को झटका लगता। दुनिया के भारत जैसे समाजों में, जहां का समाज व लोग आज तक कभी लोकतांत्रिक मानसिकता के हो ही नहीं पाए हैं, सामंती मानसिकता के मतलब जो अंदर घुसी हुई है, आजादी के बाद से कागजी लोकतंत्र व सामंती मानसिकता का घालमेल चलता आया है। नौकरशाही हो या सरकारी तंत्र, वास्तविक चरित्र सामंती ही रहा है। सामंती चरित्र हमेशा दमन, शोषण, भ्रष्टाचार व अपने ही समाज के लोगों के बीच भी आपस में शारीरिक, मानसिक, विभिन्न प्रकार की हिंसा इत्यादि जैसे तत्वों को मूल रूप से निहित किए ही रहता है। सोचने, विचारने, विश्लेषण करने की कंडीशनिंग व ताना बाना इन्हीं मूल तत्वों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। हमारे समाज का सामंती चरित्र उन सबसे मूल कारणों में से रहा है कि हमारे भारतीय समाज में रूस व चीन, विशेषकर जो रूस का जो कथित साम्यवाद है के प्रति हमेशा आकर्षण व रोमांस रहता रहा है। एक चीज और भी है, हमारे अंदर इंग्लैंड के प्रति भयंकर आक्रोश रहा है। क्यों? हम गुलाम रहे, इंग्लैंड ने हमें गुलाम बनाया, लंबे समय तक बना के रखा हमें। तो हम अब चूंकि हमारे अंदर उसके प्रति एक भयंकर आक्रोश है, और हमारा जो चिंतन पद्धतियां हैं, और कुछ जैसे फ्रांस और पुर्तगाल के लोगों ने भी कुछ कुछ इलाकों में हमें गुलाम बनाया। और इसमें अगर ये बात करें कि हमारा देश जो है वो जाति प्रधान देश था, तो उसमें कुछ जातियां सर्वे सर्वा और कुछ दमित जातियां जो पैदा ही इसीलिए हुई हैं कि उनका वो, तो एक तरह से पूरा हमारा जो समाज है वो सामंती मानसिकता का है। अब हुआ क्या, इसमें जो झोल ये हो गया कि जो ये इंग्लैंड से आ गए, फ्रांस से आ गए, पुर्तगाल से आ गए, तो इन लोगों ने सबको गुलाम बना दिया। तो जो एक कंडीशनिंग थी कि नहीं, जो सवर्ण जातियां हैं वो ईश्वर की अतिरिक्त देन से पैदा होती हैं, या ईश्वर की प्रतिनिधि हैं वो, है ना, वो शोषण करने के लिए, या मतलब उनकी सेवा करने के लिए जो बाकी जो शोषित जातियां हैं वो हैं, जो दमित जातियां हैं वो उनके लिए हैं, उन्हीं के लिए पैदा हुई, यही उनका उनकी नियति है ना, उन्होंने कोई बुरे कुकर्म किए पिछले जन्म में तो इसलिए पैदा हुआ, मतलब इस तरह की कहानियां, वो सब चौपट हो गया।
सवाल खड़े होना शुरू हो गए। तो एक आक्रोश, और भारत से जो चिंतक वर्ग है, जो विश्लेषक वर्ग है, वो इन्हीं में से आता है। और चूंकि साम्यवाद को एक सर्वहारा और पूंजीवाद के खिलाफ खड़ा कर दिया गया, साम्यवाद को यह बताया गया कि पूंजीवाद के खिलाफ है। वो अलग बात है कि रूस और चीन भी तो, जो पूंजीवादी जो देश इनको कहा जाता है, उनसे भी ज्यादा क्रूर और फूहड़ मतलब पूंजीवाद चलता है। लेकिन तो इसमें जो दमित जातियां हैं, उनके लोगों को भी ये लगा कि नहीं, अरे साम्यवाद बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि यहाँ पे सर्वहारा की बात होती है। ठीक। अब चूंकि उनके पास संसाधन नहीं थे, वो कभी उनको उन समाजों को जा करके नजदीक देखने का मौका नहीं मिला, उनके अपनी दृष्टि से देखने का मौका नहीं मिला, उसको भी परिभाषित करते रहे ऊपर के ही लोग। तो भारत के समाज में गड्ढमड सा हो गया है। सभी के अंदर वो शोषक जातियां हो या शोषित जातियां हो, सभी लोगों के अंदर अपने अपने कारण हैं कि जो है वो कुछ रोमांस का, कुछ को लगता था कि नहीं साम्यवाद अच्छा ही है। मतलब साम्यवाद को बुरा खराब नहीं कर रहा हूँ, जो रूस और चीन का साम्यवाद है, जो उत्तरी कोरिया का साम्यवाद है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक। तो अब कई चीजें ऐसी हैं। तो यूरोप के अंदर पर तो विशेष खुन्नस था ही, फ्रांस भी हो गया, पुर्तगाल भी हो गया, इंग्लैंड भी हो गया। दूसरा, हमारे समाज की एक खासियत हमने और देखी है कि हमारे लिए यूरोप और दुनिया, जो दुनिया है, वो इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, रूस से बाहर नहीं है। और इसके बाहर भी दुनिया है, ऐसा स्वीकार कर पाना हमारे अहंकार के लिए बहुत मुश्किल रहता है। क्योंकि मतलब जब भी किसी का बातचीत देखो तो इन्हीं 2 4 5 10 देशों में ही सारा दुनिया गुजर देते हैं। मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि दुनिया में अमेरिका से बाहर ही बहुत कुछ है, रूस, चीन, जापान से बाहर ही बहुत कुछ है। और इसके पीछे मैं कारण देखता हूँ सामंती मानसिकता, बहुत बड़ा कारण है, गहराई पे जाके सोचिएगा। और सामंती मानसिकता में एक चीज हमसे और करवाती है कि हमें अमेरिका और यूरोप के बारे में उटपटांग तरीके से सोचने, विचारने, विश्लेषण इत्यादि करने के लिए बाध्य करती है या प्रेरित करती है। हमारे अहंकार को इससे तुष्टि मिलती है। यही सब वे मुख्य कारण हैं कि हम अमेरिका व यूरोप इत्यादि को पूंजीपति देश मानते हैं। एक बैठाल दिया गया है, जबकि देखें तो रूस और चीन का चरित्र अलग नहीं है, वैसे ही है। क्या अलग है बताइए आप? ठीक। अब भाई तानाशाही केवल अलग मान सकते हैं, और क्या अलग है? सबका ढांचा वैसा ही है, सब वैसे ही चलते हैं, सब में उद्योगपति होते हैं, सब में व्यापारी होते हैं, सब में और अमेरिका वगैरह में, जो यूरोप में, वहां तो एक सामान्य आदमी भी खरबपति बन सकता है। रूस और चीन में जिसको सत्ता चाहती है वही बन सकता है केवल, बाकी नहीं बन सकते हैं। जिसको वो चाहेंगे वही बनेंगे, फिर आपस में एक नेक्सस बनता है। और कई चीजें हैं, इस पर ये चर्चा नहीं है। तो मतलब जबकि अगर देखें तो बहुत गहराई से अगर देखें तो रूस और चीन का चरित्र अधिक पूंजीवादी है, भयंकर रूप से तानाशाही है। और तानाशाही बेसिकली पूंजीवाद का ही छिछोरा प्रेजेंटेशन होता है। कोई भी समाज अगर पूंजीवादी मानसिकता का नहीं है, या कोई भी देश अगर पूंजीवादी नहीं है, तो वहां पर आप तानाशाही हो ही नहीं सकती, वहां पर संभव ही नहीं है। लेकिन हमारा समाज जो है, जो भारतीय हमारा समाज है, वो भक्तों का समाज है। हम अपनी अपनी पसंद के चश्मे लगा लेते हैं, फिर इन्हीं चश्मों से देखते हैं। भले ही घास पीली हो, लेकिन हमारे चश्मे के कारण हरी दिख रही है, तो चाहे जो हो जाए, आसमान धरती एक हो जाए, हम घास को हरी ही मानते रहेंगे, पीली नहीं मानेंगे। और जो पीला बताएगा उसको मूर्ख कहेंगे, उसको उसको उसका उपहास करेंगे, है ना, उसको उपेक्षित करेंगे, उसका अपमान करेंगे, मतलब साबित करेंगे, हम गला पकड़ के साबित करेंगे कि नहीं, घास तो हरी है, भले ही पीली हो। और मान लीजिए घास हरी है, चश्मा पीला लगा रखा है, तो हम साबित करेंगे हरी घास को भी कि पीली है। हम चश्मों से चलते हैं। इसलिए मेरा एक निवेदन है कि आगे की चर्चा के लिए कोशिश कीजिए कि चश्मा उतार दीजिए। ठीक। और इससे फायदा ये होता है कि जो जैसा है उसको वैसा ही देखने समझने का अवसर उपलब्ध हो जाता है। तो आप चश्मा उतार के देखने का भागीरथ प्रयास कीजिए। भागीरथ प्रयास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूर्वाग्रहों, रोमांस व भगतई इत्यादि के चश्मे उतार पाना असंभव जैसा काम है। इसलिए भागीरथ प्रयास करना पड़ेगा। अधकचरे ज्ञान व जानकारी का अहंकार भी यदि संभव हो, तो इसे भी भागीरथ प्रयास से परे रख दीजिए। इसके लिए भागीरथ भागीरथ प्रयास करना पड़ेगा, इसको भी परे रखना पड़ेगा, है ना। अब जो है हम आते हैं कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा करेंगे।
उन बिंदुओं पर अभी शुरुआत में वो ऐसा हेडलाइन जैसा नहीं है कि एक-एक बिंदु पर अलग-अलग चर्चा होगी, वो सब मिक्स अप रहेगा, है ना? लेकिन मुख्यतः इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और बाकी धीरे-धीरे और वीडियो की इच्छा है तो उसपे आते रहेंगे, है ना? ऐसा नहीं है कि इसी पर धीरे-धीरे बात रखूँगा, मुझे लगता है कि वीडियो छोटे-छोटे हों तो बेहतर है ना? ज़्यादा डेढ़ 2 घंटे का वीडियो होगा तो अ, उतना मज़ा आपको नहीं आएगा, तो थोड़े-थोड़े करके करते हैं। यूक्रेन के बारे में कुछ जानकारी, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता कि यूक्रेन क्या बला है। सोवियत संघ क्या था? ढांचा कैसा था? सोवियत संघ के साम्राज्य के उस चेहरे की बात भी करेंगे, जो या तो छुपा रहता है या हम जानबूझकर आँख बंद किए रहते हैं। थोड़ी-सी बात इस पर भी करेंगे कि सोवियत संघ क्यों टूटा? ठीक, इस पर करते हैं। तो बातचीत शुरू करते हैं यूक्रेन पर। देखिए, मैं इसे यूक्रेन कहता हूँ, इसका असली नाम कुछ और भी हो सकता है ना? मैं कभी जो है मैं रसियन समझता नहीं हूँ, तो इसका नाम वो हो सकता है यूक्रेनिया कहते हों या यूक्रेन कहते हों, जो भी हो, है ना? तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। बात शुरू करते हैं यूक्रेन, सोवियत संघ आदि की। हम में से अपवाद लोगों को छोड़कर अधिकतर लोगों को ये अंदाजा भी नहीं होगा कि सोवियत संघ का ढांचा क्या था। लोग सोवियत संघ को एक देश समझते हैं कि एक देश था और यूक्रेन और बाकी जो 10-12 इसके भीतर जो थे वो सब इसके राज्य थे। ऐसा नहीं था। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि सोवियत संघ ने यूक्रेन को नहीं पैदा किया है। यूक्रेन ने सोवियत संघ को पैदा किया है। यूक्रेन सोवियत संघ के प्रमुख निर्माता देशों में से एक है। देश कह लें, गणतंत्र कह लें, चौंकिए नहीं। यूक्रेन सोवियत संघ बनने के पहले ही खुद को स्वतंत्र गणतंत्र के रूप में घोषणा कर चुका था। ठीक। अभी हम यूक्रेन के शताब्दियों पुराने उस इतिहास की बात नहीं करेंगे जब पोलैंड व रूसी महाराजा ने यूक्रेन पर कब्जा करके बंदर बांट कर लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उस पर नहीं जाएंगे। वो 500-600 वर्ष पहले की बातें हैं, है ना? उस पर नहीं जाएंगे। जैसे भाई भारत पाकिस्तान की बात करनी है तो अब पाकिस्तान तो अलग देश है ना, भारत अलग देश है, उसकी बात करेंगे। ठीक। तो सोवियत संघ गणतंत्रों का संघ था। मोटा मोटी ये मान लीजिए कि स्वायत्त देशों का संघ। जो सोवियत संघ की स्थापना के समय सहमत हुए कि समाजवादी संघ की स्थापना होनी चाहिए। तो बहुत लोग जो ये समझते हैं ना कि रूस का एक राज्य था यूक्रेन, जो बाद में टूट के अलग हो गया और उसको अमेरिका यूरोप बरगला रहे हैं, तो रूस जो है उसको वापस ले रहा है बरगलाहट से हटा करके। तो ये सब दिमाग से फितूर निकाल दीजिए। जिन लोगों को रिपब्लिक का मतलब नहीं पता हो, गणतंत्र इसे हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में रिपब्लिक कहते हैं। तो रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन इस तरह का रिपब्लिक आप इसको रसिया कहते हैं, वो सोवियत संघ में रिपब्लिक ऑफ सोशलिस्ट रसिया रिपब्लिक वगैरह था, कुछ ऐसे थे नाम थे इनके। उनको बताना चाहूंगा कि भारत का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, जिसे हम और आप संक्षेप में इंडिया जानते हैं। चीन का आधिकारिक नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जिसे संक्षेप में चीन या चाइना कहा जाता है। तो रिपब्लिक का मतलब होता है अपने आप में एक देश, जिसे आप गणतंत्र कहते हैं। ये कि राज्य नहीं होते हैं। सोवियत संघ का जिसका नाम आधिकारिक नाम था यूएसएसआर, इसका फुल फॉर्म था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, मतलब गणतंत्रों का संघ। सोवियत संघ के टूटने पर जितने भी गणतंत्र थे वे पूरी तरह से स्वतंत्र सार्वभौम देश बन गए। उनको सिर्फ इतना ही कहना था कि हम आज से सोवियत जो जो यूनियन है उसके हिस्सा नहीं है, बस। और कुछ नहीं कहना था उनको। हो गए, उसी दिन से हो गए। यही किया था उन्होंने 1991 में। सोवियत संघ 1922 से लेकर 1991 तक लगभग 69 वर्षों तक ही चल पाया। किसी भी
देश के लिए, किसी भी इस तरह के संघ के लिए या किसी भी संघ के लिए 69 वर्ष बहुत छोटा समय होता है ना। ये क्योंकि जो सोवियत संघ था वो कोई यूरोपियन यूनियन की तरह वाला नहीं था, है ना। तो यूक्रेन जो है रूस का राज्य नहीं था, रूस का हिस्सा नहीं था। यूक्रेन यूएसएसआर नामक संघ में शामिल एक स्वतंत्र गणतंत्र था। बहुत लोग यही समझते हैं कि यूक्रेन रूस का देश का हिस्सा था, रूस का हिस्सा था, उसका एक राज्य था, इसलिए पुतिन फिर कब्जा करके उसको शामिल कर रहे हैं। पहले भी बता चुका हूं। अदकदरी जानकारी होने से आदमी कुछ न कुछ इसी तरह जानता समझता है, कुछ का कुछ जानता समझता रहता है। और फिर ऊपर से जो गूगल सर्च मार लिया, जो ऊपर से जो भोंपू की तरह जो मीडिया वाले एंकर जिनको खुद भी पता नहीं होता चिल्लाते चीखते रहते हैं, तो आदमी यही अंदाजा लगाता है। यूएसएसआर केवल 69 वर्षों जैसे थोड़े समय तक ही चल पाया। ऐसा क्यों हुआ? इसको कहा, हम लोग कहते हैं नहीं, बड़े गौरव तरीके से लोग कहा करते हैं रूसी क्रांति हुई, जो लोग समझाने समझे। तो मैं लोगों से कहा करता हूं कि भाई ऐसी कौन सी क्रांति थी जो अंडर करंट सैकड़ों साल चला और वो कुछ ही दशकों में खत्म हो गया? इस पर बात करते हैं। कई चीजें होती हैं, अंडर करंट चलना और एक दिन उभर कर बाहर आ जाना। ठीक, तो अगर क्रांति आपकी ऐसी थी जो सैकड़ों वर्षों तक अंडर करंट चली, फिर एक दिन उभर के बाहर आ गई, तो जाहिर है कि सैकड़ों वर्षों तक तैयारी हुई होगी, लोग मानसिक रूप से तैयार हुए होंगे उस चीज के प्रति। फिर एक दिन करंट बाहर आई, दिख गया, एक दिन हो गई क्रांति। ऐसा नहीं हुआ था यूएसएसआर के लिए, बिल्कुल नहीं हुआ था ऐसा। वो हुआ, आक्रोश आया लोगों के अंदर, लेनिन साहब ने उनको ऑर्गेनाइज किया, सत्ता जैसे माओ ने किया चीन पे, उसी तरह को आप लेनिन के लिए मान सकते हैं। अब अगर ये सैकड़ों साल से चलने वाली अंडर करंट, आप बताइए कि 2-4 दशक भी नहीं चल पाई ढंग से, अंडर करंट पैदा हो गया कि संघ नहीं बनेगा, अब खत्म हो जाना चाहिए। भाई 69 वर्षों में खत्म हो गया। ठीक। अब एक बात और भी है, बहुत लोगों को लगता है कि यूएसएसआर 1990 या 91 या कुछ या इसी के आसपास कुछ 2-4-5 वर्ष ऊपर नीचे की घटनाओं का टूटा। बिल्कुल नहीं। यूएसएसआर के टूटने का अंडर करंट कई दशकों से चल रहा था। दरअसल यूएसएसआर के 69 वर्ष जैसे बहुत कम समय तक ही चल पाने का जो एक सबसे मूल कारण है, वो यही है कि जो कोरी और हवाई दार्शनिक बातें होती हैं, जो किताबी बातें होती हैं, जो दस्तावेजीकरण होता है, जो लिखा हुआ, जैसे भारत में हम लिखे रहते हैं कागजी कागज में लिखा हुआ है हम लोकतांत्रिक हैं, लेकिन लोकतांत्रिक हम नहीं है, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत तौर पर हमारी और हमारे समाज की जो मानसिकता है वो लोकतांत्रिक नहीं है। हमारी नौकरशाही लोकतांत्रिक नहीं है, हमारा सिस्टम लोकतांत्रिक नहीं है। तो हम बेसिकली लोकतांत्रिक नहीं है, कागज में लोकतंत्र है। तो उसी तरह जो सोवियत संघ था, उस पर घोषणा थी कि सोशलिस्ट हैं, वो कभी सोशलिस्ट हुए ही नहीं। मतलब साम्यवाद का सा भी नहीं आ पाया कभी, अगर ध्यान से देखें। करोड़ों लोगों का दमन किया गया। लेनिन, जिनको हमारे भारतीय समाज में बहुत लोग भगवान की तरह पूछते हैं, कुछ कहा दीजिए तो भगवान तरह करेंगे। एक तो यूनिवर्सिटी ऐसी दिल्ली में, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर लोग लेनिन स्टालिन करके ही पूरा जीवन गुजार देते हैं। ठीक, पता हो चाहे ना, किताबें लिख मारते हैं, भाषण देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बना लेते हैं, छोटे छोटे संगठन बना लेते हैं, और अपने पीछे युवाओं को मूर्ख बनाते हुए टहलते रहते हैं और गौरव अनुभव करते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, और खुद का अपना जीवन पूंजीवाद में ही जीते हैं। एजेंडा वही रहता है कि नाम हो जाए, पहचान हो जाए, है ना, कुछ सेलिब्रिटी होने का मौका मिल जाए, मतलब इस तरह का। खैर, उन्हीं लेनिन साहब ने, जिनको भी ईश्वर की तरह भारत में पूजते हैं बहुत लोग, करोड़ों आम लोगों के ऊपर अत्याचार करना, बार-बार अत्याचार करने के लिए सैकड़ों कैंपों की स्थापना करना, ये सब लेनिन के खाते में जाता है। लेनिन हो या स्टालिन हो या उनके बाद वाले 40-50 सालों तक, मतलब कुल जमा 69 साल में करोड़ों लोगों के ऊपर भयंकर अत्याचार किए गए। लेनिन ने जमकर, बहुत बढ़िया से करोड़ों लोगों के ऊपर अत्याचार किया, सिर्फ इसलिए कि उनकी आवाजें दब जाएं, असहमति के नाम पर। ठीक, स्टालिन साहब ने तो बिल्कुल अति ही कर दी।
मतलब बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं पीक पे पहुंचा दिया ये सब, भयंकर। ठीक। स्टालिन ने कुछ नया नहीं किया। कुछ लोग स्टालिन को बुरा मानते हैं, लेनिन को ठीक अच्छा मानते हैं। स्टालिन साहब ने जो किया वो ये समझिए कि अगर लेनिन साहब कोई कार चला रहे थे 90 की स्पीड पे, तो स्टालिन साहब ने 120 की स्पीड पे गाड़ी चलाई, 130 पे चला दी बस। मतलब उन्होंने अति कर दी। लेनिन साहब भी बहुत कुछ महान काम नहीं कर रहे थे, फुअड़ काम ही कर रहे थे, अत्याचारी कर रहे थे, लेकिन स्टालिन साहब ने जबरदस्त तरीके से उसको किया, कई गुना पीक पर पहुंचा दिया उसको। ठीक। लेनिन नहीं करते तो स्टालिन भी नहीं करते। भाई उनको लगा यही तरीका है। भाई लेनिन को तो लोग ईश्वर मान ही चुके थे, तो स्टालिन साहब को इच्छा थी कि हम भी ईश्वर बने, जैसे पुतिन साहब बनना चाह रहे हैं। ये वही सब, वही जो कंडीशनिंग चली आ रही, वही ट्रेनिंग है, कुछ अलग नहीं है, वही ट्रेनिंग है। ठीक। यदि ईमानदारी से चर्चा की जाए तो लेनिन व स्टालिन जैसों के सामने हिटलर को तो बच्चा मानिए आप। लेकिन लोग ये सब झेलते रहे ये सोचकर कि शायद हमारे त्याग से बेहतर दुनिया बननी हो। ऊपर से दिलो दिमाग में भयंकर डर बैठा दिया गया था। पूंजीवादी देश दुनिया को खूबसूरत नहीं बनने देंगे और हम खूबसूरत बनाएंगे। हम खूबसूरत बना रहे हैं। हम खूबसूरत इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि पूंजीवादी देश बनने नहीं देंगे, और जो लोग असहमति रखते हैं वो पूंजीवादी देशों के एजेंट हैं। अरे भाई उन आम लोगों को क्या मालूम कि पूंजीवाद क्या होता है, क्या नहीं होता है। उनके काय के एजेंट भाई। आप बदमाशी कर रहे थे, वो विरोध कर रहे थे। आप झूठ बोल रहे थे, वो कर रहे झूठ काय बोल रहे, बस यही तो। ये सब सत्ता प्राप्ति के सिगुफे खड़ा कर देने के जैसा है भाई। संवाद कसा भी नहीं हुआ, सत्ता प्राप्त हो गई और चलती रही भाई। फिर उसको मेंटेन करने के लिए जो विरोध के स्वर हुए, असहमति स्वर हुए, उनको खत्म कीजिए, फिर आप उनका दमन कीजिए। तो यही काम माओ साहब ने किया चीन पे। वो स्टालिन साहब के पिताजी निकल गए। तो इस तरह से साम्राज्य की स्थापना नहीं होती है, और न इस तरह से साम्राज्य की समझ ही पैदा होती है। चीन हो या रूस, आधुनिक युग के सबसे बर्बर देशों में से मानता हूं मैं इनको, जिन्होंने साम्राज्य के नाम पर, सरभारा के नाम पर करोड़ों लोगों पर जमकर बर्बरता के साथ अत्याचार किए हैं। ये दोनों देश जिन देशों को बुरा कहते आए हैं, उन देशों में से एक भी देश ने अपने ही देश के लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं किया। आधुनिक युग की बात कर रहा हूं मैं। हजारों साल पहले किए होंगे तो वो मैं नहीं जानता, उस पर कोई बात करने मतलब नहीं। हम आधुनिक काल की बात कर रहे हैं। उल्टे अपने अपने देशों के अंदर बहुत ही बेहतरीन व्यवस्थाएं दी हैं आम लोगों के लिए। जो जिन यूरोप के देशों को अपना दुश्मन बताते आए हैं, ये पूंजीवादी बताते हैं, वहां पर एक आम नागरिक भी अपने प्रधानमंत्री को गरिया सकता है, और एक आम व्यक्ति भी सरकार को घुटने में ला सकता है। चीन और रूस में संभव नहीं है, तो साम्राज्य किसे कहेंगे आप? किस बात का साम्राज्य हुआ? ऊपर से जिनको आप पूंजीवादी देश कहते हैं, आपका भी इकोनॉमिकल ढांचा वैसा ही है, इनका भी वैसा ही है। उल्टे आप आपकी जो संपत्ति है देश की, वो आप आम नागरिकों के ऊपर नहीं खर्च करते हैं, या जिस तरह से ये लोग खर्च करते हैं वैसे नहीं खर्च करते हैं। आप जाके कभी देखिए यूरोप के देशों के अंदर कि आम लोगों के नागरिक सुविधाओं के लिए कितना सुविधा मिलती है, कितना वो मिलता है। तो किस बात के पूंजीवादी देश? भाई आप हुए पूंजीवादी देश, ये आपसे बेहतर है। इसमें अब क्या होता है ना कि एक वो होता है जो बेहतर करके लोगों को साथ जोड़ता है, एक वो होता है जो आतंक दिखाकर, भय दिखाकर, झूठ गढ़कर लोगों के भीतर डर पैदा करके अपने पीछे खड़े होने को मजबूर करता है। ये संवाद चलता रहा है, यही हुआ है। एक बेसिक बात समझिए, वो ये कि यदि यूएसएसआर का चरित्र कतई भी साम्यवादी होता, तो पुतिन जिस तरह की नीचता कर रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते। कर भी रहे होते तो रूस का समाज ठोक करके करोड़ों की संख्या में विरोध करने पे उतर आता।
70 सालों में अगर साम्यवाद की समझ बढ़ी होती तो, अगर साम्यवादी रहा होता तो, उस पर भी एक भी आदमी का समर्थन नहीं होता रूस के। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, मिला जुला है, कुछ लोग वो पर्सनल लोगों की अपना वैसा है, वो तो लंबा चलेगा। रूस की आर्थिक स्थिति खराब होनी है और वो अपने आंतरिक मतलब युद्ध उसमें क्या कहते हैं उसको, आंतरिक झगड़ों में ही अब रूस का ऊर्जा और समय सब लगना है। वो पुतिन ने जो हो सकता था वो कर दिया रूस का। भाई 14 करोड़ जनसंख्या रूस की है, 4 करोड़ जनसंख्या यूक्रेन की है। ज्यादा का मतलब कई 4 करोड़ लोग आसान नहीं होते हैं कि आप कब्जा के धर लीजिएगा उनको। यूक्रेन 69 वर्षों तक एक विचार की स्थापना के लिए कंधे से कंधा मिलाए खड़ा रहा। रूस पर विश्वास करके परमाणु हथियारों का जखीरा नष्ट किया। परमाणु हथियारों के जो शोध है उस पर उसको रोक दिया, आगे नहीं बढ़ा। यूक्रेन का समाज एक बेहतर समाज है, शांतिप्रिय समाज है। रूस तानाशाही की ओर बढ़ा, जबकि यूक्रेन बेहतर लोकतंत्र की ओर बढ़ा। यदि यूक्रेन ने परमाणु हथियार नष्ट नहीं किए होते, शोध नहीं रोके होते, तो क्या आज पुतिन में दम होता कि यूक्रेन पर इस तरह हमला कर दिए होते, कब्जा लिए होते, कब्जाने का प्रयास कर रहे होते? कतई नहीं, औकात ही नहीं पड़ती। यूक्रेन के लोगों की मैं गलती ये मानता हूं कि उन लोगों ने रूस पर भरोसा किया, जबकि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। गलती की, उसी गलती का खामियाजा भोग रहे हैं। सोवियत संघ अचानक नहीं टूटा कि एल्सिन साहब आए बस टूट गया, गोरबाचोव साहब आए तो उन्होंने कुछ काम थोड़ा सा लिबरल हुए तो टूट गया, ऐसा नहीं है। 1991 के कई दशक पहले से ही लोग तथाकथित साम्यवाद, तानाशाही व करोड़ों लोगों के ऊपर दमन के वातावरण के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर चुके थे, जबकि इन लोगों को पता था कि ऐसा करना अत्याचार को झेलना है, मृत्यु को झेलना है। वही बात हो गई, आ बैल मुझे मार वाला काम करना है। लेकिन जो हमारे आपके यहाँ गाने खूब चलते हैं ना, जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती हैं, हम ये केवल नारा देते हैं। जैसे वो कहते नहीं कि वो जुमलेबाजी करते हैं। जिंदा कौमें जुमले नहीं देती हैं, वो जुटी रहती हैं। तो जो जिंदा लोग थे सोवियत संघ में, वो जुटे रहे। तो यही आंदोलन बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि सोवियत संघ टूट गया। सोवियत संघ को खत्म करने में मुख्य हाथ रूस और यूक्रेन का हाथ था मुख्यतः, और ये वही दो गणतंत्र थे जो सोवियत संघ के प्रमुख संस्थापक थे। भारत में बहुत लोग ये तर्क देते हैं कि रूस ने ठीक किया। कैसे कोई किसी पड़ोसी को किसी दूसरे के साथ मित्रता करने दे सकता है? अमेरिका की बात करते हैं। खैर, जिस तरह के तर्क देते हैं, मैं तो इन लोगों को असंवेदनशील व कुतर्की लोगों की श्रेणी में रख रहा हूं। ऊपर से इनमें से किसी को भी शायद ही अंतरराष्ट्रीय मामलों की या देशों की सार्वभौमिक जो भौमिकता होती है उसकी कतई समझ हो नहीं है। गली मोहल्ले के गुंडई वाली मानसिकता वाले मतलब ये उस मानसिकता से देख रहे हैं। उस पर ही बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पड़ोस पर कोई व्यक्ति रहता है, तो वो भले ही कितना ताकतवर हो, भले ही कितना बड़ा गुंडा हो, वो मुझे इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अगर करता है तो वो गलत करता है, धूर्तता है, वो नीचता है। वो मैं किससे मित्रता करूं या ना करूं, मैं किससे अपने बच्चों की शादी करूं या मेरे बच्चे किससे शादी करें, या मेरे बच्चे किससे
मित्रता करें, ठीक। मैं अपने घर किसको दावत पर बुलाऊं, मैं अपने घर पर किसको अतिथि के रूप में बुलाऊं, मैं कब टट्टी पेशाब करने जाऊं, मेरे घर में जो लोग रह रहे हैं वो कब टट्टी पेशाब करने जाएं, मैं कब अपनी जीवन साथी के साथ अंतरंग हूं। मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं ना, ये सब तय करने का अधिकार मेरे पड़ोसी को कैसे हो जाता है भाई। अरे भाई तुम अपना घर देखो, मैं अपना घर देख रहा हूं, मेरी मर्जी, मैं किससे दोस्ती करता हूं नहीं करता हूं भाई। यदि तुमको लगता है कि मैं किसी ताकतवर से दोस्ती कर रहा हूं, तुम भी करो यार किसी ताकतवर से दोस्ती, किसने मना किया है भाई। या बढ़ाओ अपनी ताकत। भाई मेरे बगल में एक ताकतवर रहता है तो मैं जाऊं, मैं तो चाहूंगा ही ना कि भाई मेरी मित्रता किसी दूसरे ताकतवर से हो भी, वो भी तब जब बगल वाला रोज मुझे उंगली करता है, गुंडाई करता है। अगर 2014 में पुतिन साहब ने जो किया था यूक्रेन के साथ में वो नहीं किया होता, जो अ, अ, उसके कुछ राज्यों में जो किया वो नहीं किया होता, तो यूक्रेन तो दोस्ती किए हुआ था नाटो पे, लेकिन वो कभी उसने पूरी मेंबरशिप के लिए कभी उसने कहा ही नहीं। वो क्यों करता। आप बना के रखते, उसको लगता कि आप बड़े भाई हैं, उसको लगता कि आप हित चाहते हैं यूक्रेन का, क्यों करता भाई वो। आप आप बदतमीजी करते रहेंगे और दूसरा ताकतवर के पास नहीं जाए, रुझान नहीं लेगा अपने आप को बचाने के लिए। ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं है ना। ये तो मतलब बहुत ही सड़क छाप मानसिकता हो गई ना, जो लोग इस तरह का तर्क दे रहे हैं। एक बात और भी है, मैंने फेसबुक पर ऐसे लोगों को भी देखा, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि रूस की निष्ठा पर खुश हो रहे हैं। अब आश्चर्यचकित क्यों हूं, क्योंकि जो लोग खुश हो रहे हैं उनकी कैटेगरी क्या है देखिए। ऐसे लोग हैं, इनमें से ऐसे भी लोग हैं जो कश्मीर से 370 हटने का विरोध करते हैं। उनका यह कहना है कि नहीं, कश्मीर के लोगों का अधिकार है, मैं सहमत हूं उनसे। सीए का विरोध करते हैं, सहमत हूं उनसे। हिंदू मुस्लिम नफरत राजनीति का विरोध करते हैं, सहमत हूं उनसे मैं। लेकिन रूस की निष्ठा पर खुश है, ये क्या चीज है। रूस को जस्टिफाई कर रहे हैं। इनमें वे लोग भी हैं जो भारत में मीडिया को, जो मुख्य मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो कहलाती है ना, उसको गोदी मीडिया, मोदी मीडिया कहते नहीं कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन रूस की गुलाम व फरेबी मीडिया पर उंगली क्यों नहीं उठाते हैं आप। ब्रेन वॉश कर रखा है लोगों का, क्यों। पुतिन ऐसे ही तानाशाही कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इस तरह के जो लोग हैं वो खुद को प्रगतिशील, विचारशील, लोकतांत्रिक दिखाने का फरेब करते हैं, ढोंग करते हैं, ढकोसला करते हैं, दोगले चरित्र के हैं। कम से कम मेरी नजर में ऐसे लोग फ्रॉड हैं, धूर्त हैं, ढोंगी हैं, ढकोसलेबाज हैं। और ये मैं खुला कह रहा हूं। मेरी फेसबुक सूची में वो लोग हैं भी, वो अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो वो जानेंगे कि मैं उनको कह रहा हूं। उसमें कोई भी संकोच नहीं मुझे। स्टैंड क्लियर होना चाहिए, सिद्धांत स्पष्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां पर वही हो रहा है तो विरोध कर रहे हैं, वहां पर उससे ज्यादा हो रहा है तो उसका आप समर्थन कर रहे हैं। नहीं, इस तरह नहीं होता है। सही सही है, गलत गलत है। मैं उन लोगों में से नहीं आता हूं कि अगर मेरा पिता भ्रष्टाचार करे तो मेरे पिता तक मत जाना, मेरा पिता महान नहीं। यदि मैं किसी भी भ्रष्ट आदमी को भ्रष्ट कहता हूं, यदि मैं अपने दुश्मन को उन्हीं गतिविधियों के कारण भ्रष्ट कहता हूं, तो मैं अपने पिता को, मैं अपनी माता को भी उन्हीं गतिविधियों के कारण भ्रष्ट कहूंगा। अब इसको आप मेरा कुपूत होना मान लें, जो मर्जी आप मान लें। मैं खुद भी अगर वही काम करूंगा तो मैं अपने आप को भ्रष्ट मानूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू ना। जो है कर्म के आधार पर तय होगा। यदि आप गलत कर रहे हैं तो गलत है, मैं गलत कर रहा हूं तो गलत हूं।
ये नहीं है कि वही काम आप कर रहे हैं तो आप गलत हैं, वही काम मैं कर रहा हूं तो मैं गलत नहीं हूं। ये कौन सी बात है? मैं इस पर विश्वास नहीं करता। अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे कि पुतिन, अगली वीडियो पर चर्चा करेंगे पुतिन पर, और इस पर कि यूक्रेन पर पुतिन का हमला व कब्जा करना क्यों पूरी तरह से नाजायज है, धूर्ततापूर्ण है, नीचता है। यदि आपको लगे कि ऐसी चर्चाएं होती रहनी चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों से भी करवाइए, नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन पर चटका भी लगाइए। वीडियो पर कमेंट्स जो है करने के लिए मॉडरेशन नहीं है, कोई भी कमेंट कर सकता है, बिना अप्रूवल के भी वो पब्लिश होगी वहां पर, बशर्ते जब गाली गलौज वगैरह ऐसा कुछ होगा तो यूट्यूब खुद ही रोक देगा, उस तरह की व्यवस्था है। और बाकी किसी प्रकार का मतलब गाली गलौज के अलावा मॉडरेशन नहीं है। आप धड़ल्ले से कमेंट कर सकते हैं, इसकी चिंता किए बगैर कि अप्रूव हो कि नहीं होगा, अप्रूव होगा, अपने आप होगा, क्योंकि आपकी असहमति का पूरा आदर है, बशर्ते असहमति किस तरह से प्रस्तुत की जाए, उसमें तर्क संगतता हो, और कहते नहीं है कि वो खाम फुहड़ता नहीं हो। धन्यवाद।